Hello guys, welcome back. Myself Bhavdikari and today we are going to do one more important topic, Faraday's का, है ना। Faraday's का बेटा लॉ जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस वही नर्स इक्वेशन के बाद अगर कोई टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है तो बेटा यही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से बिल्कुल मस्ती से समझना है। प्रेशर आज तक लिया नहीं, अब क्या लेंगे, है ना। तो जो हमारे पास टॉपिक बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अब देखो बेटा वही पहले तो हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है ना। देखो बेटा अब तक आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े हैं, यानी केमिकल रिएक्शन को यूज करते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। अब हम लोग जस्ट फ्लिप कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, फ्लिप। वही मेरा फ्लिप का मतलब उल्टे से है, पलटी वो वाली फ्लिपिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्स है, वोल्टेज है, करंट है, उसका इस्तेमाल करेंगे केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। या यूं कह लीजिए केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो करंट प्रोड्यूस हुआ, अब उस करंट का इस्तेमाल हम लोग वापस करेंगे। रिवर्सल चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइसिस में, समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल से आपने करंट तो निकाल लिया, है ना। और आप जब करंट निकाल लिया, उस करंट का इस्तेमाल करो दोबारा से, क्या दिक्कत है। ये जो करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, दिस सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ना बड़ी आसान सी होती हैं, आसान ही है, बिल्कुल आसान, टेंशन ना लो। अब होता क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास वहां पर क्या थे बेटा, एक कॉपर था, एक जिंक था, है ना, डिफरेंट थे हमारे पास, क्या थोड़ा नोट। यहां पर क्या रहेगा, कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी रहेगी कि बेटा दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड ही सेम है। हाँ सब दोनों इलेक्ट्रोड, हाँ देखो कॉपर का दोनों इलेक्ट्रोड हैं, और दे आर डिप्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं बेटा, कॉपर के हैं हमारे पास, है ना। अब कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे वहां पर हमारे पास लोन वर्ड का प्रचलन हुआ करता था, याद है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। लेकिन यहां पर अब देखो ना, सेल तो हमने रिवर्स कर दी ना यार। वहां पे तो केमिकल रिएक्शन से करंट बना रहे थे, अब करंट से केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं, चेंज कर दी ना चीजें। तो यार ये जो चीजें हैं ये भी थोड़ी बहुत उलट पुलट हो जाएंगी, तो ज्यादा अंतर नहीं है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो जो एनोड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पॉजिटिव हुआ करता था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, सॉरी, जो एनोड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नेगेटिव हुआ करता था, वो एनोड अब हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आप कहोगे सर इतना बड़ा धोखा चल रहा था, नहीं, धोखा नहीं चल रहा था, बिल्कुल सही बात चल रही थी बेटा। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, उसमें एनोड नेगेटिव है, इसमें एनोड पॉजिटिव है। बस कॉपर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सेल की बात कर रहा हूं तो एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव रहना ही है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव रहेगा, जहां तो कॉपर यहां पर नेगेटिव रहेगा। पहली चीज समझ में आई, कंफ्यूज तो नहीं होंगे कहां पे पॉजिटिव लेना है कहां पे नेगेटिव लेना है, बस ये देखना है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सबसे पहली चीज। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, दोनों ही केस में डिस्चार्ज, मान लो आपकी केस जो है दोनों ही डिस्चार्ज होता है। सर दोनों ही डिस्चार्ज मतलब बेटा ऐसे समझ लो कि आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहां पर और बाकी प्रोसेस सेम है। आप ये सोचोगे कि सर अगर सब कुछ उल्टा हो रहा है, अगर एनोड पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एनोड पे हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन होता है, तो इस हिसाब से रिडक्शन होना चाहिए। नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस से चेंज है, बाकी तो अपना कॉन्सेप्ट वही है कि एनोड जनाब ऑक्सीडेशन ही करेंगे, कैथोड जनाब रिडक्शन ही कराएंगे। इनको बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें तो क्यों दिक्कत होगी, आपको ही हो रही होगी दिक्कत। सर अब तक हमने इधर माइनस पढ़ा, थोड़ी सी दिक्कत होगी, अब अगर डाल दो भाई, सेल देखना है, रटना नहीं है। हमने क्यों रट के बैठे हुए हैं आज तक, हम रटना नहीं है, कहां प्लस कहां माइनस, आए तो गलती कर देता है और मेरे तुक्के मार देते भाई, लग गया तो ठीक है कुछ भी लगा दो, अब प्लस माइनस है। लेकिन अरे यार अपने टाइम पे आप तो समझा रहा हूं ना आपको, क्या है समझ में नहीं आती थी, पर अब तो समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है।
तो बेटा ये डिस्चार्ज का मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर देखना, मैं अगर ऑक्सीडेशन पे आऊं तो Cu क्या करेगा बेटा, फटाफट से देखो, प्लस है लेकिन इस बात से नहीं करेगा, अब यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cu ये Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सही है, बोलो जल्दी से, ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यार ये तो तुम्हें पता हो गया ना कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन में क्या होता है बच्चा, कैसी बात कर रहे हैं यार, अब तो बिल्कुल सेट हो जाओ, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लॉस ही तो हो गया ना, Cu गिव्स Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस हो या कैसे ही कर लो यार, प्लस भी आता है और प्लस 2 में भी आता है, Q प्लस और Q प्लस दोनों फॉर्म होती है, है ना। छोड़ो, अब ये चीज तो हमारे पास आ गई इस पत्थर पे, पत्थर मतलब इलेक्ट्रोड पे, यहाँ पे क्या होंगे जनाब, यहाँ पे जाएंगे अगर 2 की टर्म्स में तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये हमारे पास चीजें आ गई। बहुत ध्यान से रखना क्योंकि जो अगला लेक्चर आ रहा है ना उसमें इससे रिलेट करूंगा मैं, वो अगली वीडियो ही होगी इवन, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट वीडियो पे तो हमारी एनसीईआरटी फ्राइडे होती है, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना कि यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रोड आ रहा है सर जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, खुद का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और दोनों में वो चाह रहा है कि Cu बने, है ना। तो यहाँ पर देखो ना, समझ में आ रहा है, Cu से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu, चीजें समझ में आती हैं। या मैं कुल मिला के यूं कह दूं ना कि सर ये एनोड पे समय के साथ साथ लॉस हो रहा है, क्योंकि ये Cu2 प्लस तो धीरे धीरे Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टूट रहा है ना, और जो यहाँ पे Cu2 प्लस टूट के जा रहा है Cu2 प्लस, ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव Cu बन के यहाँ पे पॉजिटिव Cu बन रहा है, मतलब Cu अपनी नेचुरल फॉर्म में आ रहा है। तो धीरे धीरे अगर मैं ऐसे कह दूं बेटा कि सपोज करो पहले ये इतना मोटा था जनाब, ये इतने मोटे थे, ये इतने मोटे थे, और ये जनाब भी लगभग इतने मोटे रहे होंगे, चलो मान लिया बराबर थे भाई दोनों भाई, बिल्कुल बराबर थे। जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो यहां से तो निकल के जा रहा है ना, ये तो Cu2 प्लस जा रहा है इसमें सॉल्यूशन में, तो धीरे धीरे पतला हो जाएगा बेचारा, खाना चला जाएगा पेट में तो क्या हो जाएगा, मेरे से तो जाएगी पतला सा, अबे बेटे भाई तेरा, हाँ ये देखो पतला हो गया। अब जब ये पतला होगा तो क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, इसका तो ये लेके जा रहा है ना, Cu2 प्लस तक पहुंच गया। तो बेटा कुल मिला के ये जो प्रोसेस है ना, ये आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमेटलर्जी वगैरह होती है, मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है जिससे आप लोग प्योर एलिमेंट को निकालते हो, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सबको जो निकाला जाता है इसी तरीके से निकाला जाता है। हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी चैप्टर नंबर 6 में क्लास 12 की, लेकिन अभी के लिए समझो ना कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि सर, और यहां पर सबसे चीजें की बहुत ही प्योर फॉर्म में कॉपर मिलेगा, प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। क्यों, रेस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज जो भी सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पे एनोड पे इम्प्योरिटी वाला डाल दिया, इम्प्योर कॉपर डाल दिया या इम्प्योर पे एनोड वाला डाल दिया, कुछ भी डाल दिया आपने, इम्प्योर एनोड ले लिया है ना। अब इसमें से तो बेटा जब आयन से टूटेंगे तो Cu2 प्लस आई टूटेंगे ना, रेस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज जो भी इसके अंदर होंगी ना बेटा वो एनोड मड बन के इधर सेटल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी वो एनोड मड बन जाएंगी, इधर बैठ गए। अब ये जो हमारे पास था ना कैथोड साहब, इस पे सिर्फ और सिर्फ Cu2 प्लस Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से लेके यहाँ पे प्योर Cu निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेंगे और इसमें से प्योर एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। समझ में आती है इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आराम से चल रहा है, डस्टर साहब मिल गए, थोड़ा सा दूर हो गए, अरे ठीक है, समझ में आता है, लाइट कहाँ है क्या, अब ठीक है, ठीक है, अरे अब ठीक नहीं है सर, अब तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, एक मिनट इसका अरेंज करते हैं, इसका अरेंज करते हैं, रोशनी सही है, ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा देख लें, रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, अब तो नहीं पड़ रहा ना, मेरे को नहीं पता पड़ेगा, कैमरामैन सर नहीं पड़, कैमरामैन सर मना कर रहे हैं, तो ठीक है, तो एक आपको पता ही है कैमरामैन साहब पीछे रहते हैं, कभी सामने नहीं आना चाहते है ना, और उनका बहुत बड़ा हाथ है इस वीडियो को बनाने में, थैंक यू सो मच सर, हंस रहे हैं, अरे सब कुछ होता है भाई, ठीक है। अब देखो फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हो गया। इस बात को हमारे पास एक साइंटिस्ट है, ईयर दिख रहे हैं 1800 समथिंग था,
एनसीईआरटी में मेंशन होगा, तो ठीक है वो याद कर लेना ईयर। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वो ईयर मेरे को अभी तो याद नहीं है, पर जो फैराडे आए थे ना उनकी जो दोनों बातें हैं, उनकी मेरे को दोनों बातें इतनी मस्त याद है कि भाई साहब क्या मजा आ जाए। देखो फैराडे साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने दो लोग पहला लॉ क्या कहता है और दूसरा लॉ क्या कहता है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सब्सटेंस ऑब्टेन करेंगे इन इलेक्ट्रोड पर, वो डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने सॉल्यूशन से पास करी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं द मास ऑफ गैस लिबरेटेड at electrodes is directly proportional to the amount of electricity। जनरली तो मेरे यहां पे करंट से है, करंट पास्ड थ्रू गैस ना लिखूंगा तो मास ऑफ गैस, अगर मास गैस भी चला आ सकता है और सॉलिड फॉर्म में करो तो मतलब यहाँ पे डिपेंडेंस आ जा रहा है मास से, तो मास लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट या पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आता है क्या बात है, कोई दिक्कत? अब बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो हमारे पास वेट ऑब्टेन हो रहा है W, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट, करंट पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, सब चीज रहेगी। क्यों? क्योंकि इस Q को तो मैं करंट की फॉर्म में निकालूं तो W इज इक्वल टू IT हो जाएगा। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, बेटा, इस सिंबल को अगर मैं हटा दूं तो W इज इक्वल टू ZIT आ जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या है, वेट है ना, वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ जो भी सब्सटेंस में निकाल रहा हूं, जिसका भी वेट तुम्हें चाहिए। पहली चीज समझ में आती है। दूसरी चीज कहता है, यही चीज कहता है, कुछ भी नहीं है, द मास ऑफ अ गैस लिबरेटेड एट एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट को क्या कहता है, इज डायरेक्टली द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट, सब्सटेंस, कंपाउंड या कोई भी आप ले लेना, ऑफ द मैं एलिमेंट लिखता हूं, या ऑफ द इलेक्ट्रोड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जो भी इलेक्ट्रोड लिया है उसके इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, समझ में आता है। तो ये इनका सेकेंड लॉ था कि इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा। पहला लॉ था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये दोनों चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं W1 अपॉन W2 ये इक्वल रहेगा E1 अपॉन E2, जहां पे E1 की वैल्यू इक्विवेलेंट वेट है और E1 का वैल्यू E1 इज इक्वल्स टू W बाय n फैक्टर, और n फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्सचेंज इन द सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, n फैक्टर, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहा हूं, नर्स इक्वेशन में तो हमने इसकी बात बहुत कर ली है। ये हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या, W इज इक्वल्स टू ZIT, तो E इज इक्वल्स टू भी तो ZIT हो जाता है, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं W अपॉन n फैक्टर इज इक्वल्स टू ZIT। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रख लीजिए। अब हमारे पास इसके आगे, अभी आगे भी आना है, कहानी खत्म नहीं हुई है फैराडे साहब की।
फैराडे साहब की असली कहानी तो हमसे कहती है कि अगर एक कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा बेटा उसको हम लोग कहेंगे 1 फेराड। क्या कहेंगे? 1 फेराड। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे भैया, इससे Na की मल्टीप्लाई कर देंगे और Na की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू 6.022 × 10⁻23। हाँ? और यहां पर जो हमारे पास आएगी वैल्यू ये आती है 96487 F। तो 1F में इतनी वैल्यू आती है जिसको हम लोग अपनी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए 96500 लेते। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है फेराड की, ये जो वैल्यू आई है ना फेराड की, इसे यहां पे भी यूज किया गया एक इक्वेशन। अब कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है Q इक्वल्स टू IT है, तो भाई ऑब्वियसली बात है जो चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका रोल तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्मूले में n फैक्टर इंटू F कर दिया गया। तो कुल मिला के हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाती है, ये वैल्यू भी आ जाती है। या फिर यूं कह लो कि E इज इक्वल्स टू FZ भाई याद आ गई? हाँ, E इज इक्वल्स टू FZ, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यार क्वेश्चंस कैसा गया, बहुत आराम से कर लेंगे इस पे हम। ये क्वेश्चंस टफ लगते हैं बट इतने सिंपल होते हैं पूछो मत, सच्ची टफ लगते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, रटते रहते हैं। अब देखो मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले बता रहा हूं, दुनिया का कोई सा क्वेश्चन उठा लेना इसका, आराम से बन जाएंगे। एफिशिएंसी थोड़ा हाई लेवल की होती है, बोर्ड लेवल के लिए कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना आपके आराम से बन जाएंगे। ये 3 फॉर्मूले बताता हूँ अच्छे से, इसको मैं रट कर दूं, ये चीज समझ में आई कहां से आई थी फेराड साहब? ठीक है, देखो बेटा बहुत ही आराम से इत्मीनान से आपको दोनों लोगों को कंबाइन करते हुए वैल्यू देखनी है। अब ये पता नहीं मेरे पास बीच में कौन सा ऐसा दोस्त है मेरा जो पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसकी वजह से बोर्ड थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, टेंशन नहीं, ये साथ नहीं छोड़ेगा तो हम तो छोड़ देंगे इसका साथ। तो देखो बेटा अब हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला देखो, W इज इक्वल्स टू ZIT, जब जहां पे W क्या है मास, E इज इक्वल्स टू W, जहां पे E क्या है मेरा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसकी वैल्यू आती है W/n फैक्टर, और E इज इक्वल्स टू FZ भी होता है, FZ भी होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू ZIT, है ना, और E इज इक्वल्स टू W है तो इधर मैं E लिख देता हूं, लिख सकता हूं, और अगर E लिख सकता हूं तो E की जगह मैं FZ भी लिख सकता हूं, FZ, और ये भी लिख सकता हूं कि IT इज इक्वल्स टू F। समझ रहे हो ना कहां से आ रहा है? ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो मैं यहीं से निकाल रहा हूं यार, कोई वो थोड़ी निकाल रहा हूं, कितने कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। और इसको अगर मैं इसकी तरफ से इक्विवेलेंट वेट W/n फैक्टर, W/n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू ZIT है ना, इज इक्वल्स टू ZIT, वेट अपॉन n फैक्टर इज इक्वल्स टू ZIT। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ इफ अगर 1.5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स। अगर हमने 10 मिनट के लिए पास कर दिया
तो कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर कितना अमाउंट में डिपॉजिट होगा, ये तो पूछा है एट कैथोड अगर ये सॉल्यूशन CuSO4 में से निकाला है। देखो बेटा यही क्वेश्चन दिया था हमें एनसीईआरटी के, शायद एग्जांपल भी रहेगा। तो देखो बेटा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेरे से पूछा अमाउंट ऑफ कॉपर, यानी कि मेरे से वेट पूछा है, वेट ऑफ कॉपर पूछा है। अब कॉपर का एटॉमिक वेट आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा 63.5 होता है। कॉपर का एटॉमिक वेट हमारे पास 63.5 होता है। समझ में आ गया इतना? अब बेटा मैं इस Z को E/F लिख दूं, इस Z को E/F लिख सकता हूं, Z इज इक्वल्स टू E/F, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो बेटा इसी फॉर्मूले को यूज करता हूं कि W इज इक्वल्स टू ZIT, W इज इक्वल्स टू Z को मैं लिख रहा हूं E/F इंटू I इंटू T। वेट आपसे पूछा है तो W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर है 63.5 और एन फैक्टर कितना है 2 है, तो E 63.5 बाय 2 इंटू F इंटू I कितना दे रखा है करंट 1.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स, टाइम को फटाफट सेकंड में कर लेना है 10 मिनट इंटू 60 सेकंड। इसको सॉल्व कर देना तो W इज इक्वल टू 63.5 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 96500 ले लेना, इसको सॉल्व कर देना, आपके पास वेट आ जाएगा। है कि नहीं कितना सिंपल सा फॉर्मूला, समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल है, इन फॉर्मूले को इन्हीं को यूज करना है आप लोगों ने, कोई भी मुश्किल नहीं है यार, कोई सा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कोई रिएक्शन दूं कि Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो Q आएगा वो कितने टाइम से जाएगा कितना, तो आप कहते हैं ना सर इसमें चार्ज आएगा N इंटू F, तो इसमें N इंटू F कितना आ गया 3, जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं यार 3 इंटू F। Mg का रहा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो नॉर्मल कंडीशन है, जब हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में करंट चाहिए होता है, ठीक है। समझ में आ गया फैराडे के द्वारा, कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डाल दें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।